नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारतीय बजट नीति और भारतीय राजस्व के बारे में। इसमें हम चर्चा करेंगे कि भारतीय राजस्व कैसे, भारत सरकार कैसे टैक्स वसूलती है, उसका सिस्टम क्या है और भारत का जो बजट सिस्टम है वो क्या है। तो इस सेक्शन में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द फिस्कल पॉलिसी, राजस्व या राजकोषीय नीति जो होती है वो क्या होती है। सबसे पहले हम इस पर नजर डालेंगे। तो दोस्तों, राजस्व या लोक वित्त सरकार के वित्त से संबंधित होता है। राजस्व या लोक वित्त जो है वो सरकार के वित्त से संबंधित होता है तथा इसके विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाली नीति को ही हम राजकोषीय नीति कहते हैं। दोस्तों, राज्य का जो अस्तित्व होता है, राज्य का अस्तित्व ही सार्वजनिक वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराना, खासकर सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की, सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं, ये दोनों प्रदान करना सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है। तो सरकार का महत्वपूर्ण कार्य जो है वो अपनी पब्लिक या जनता को सार्वजनिक वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करना होता है। सार्वजनिक वस्तुएं या सेवाएं वो वस्तुएं या सेवाएं जो महत्वपूर्ण होती हैं, महत्वपूर्ण होती है, मेरिट वस्तुएं, जिन्हें हम मेरिट वस्तुएं या मेरिट सेवाएं कहते हैं। ये सेवाएं ऐसी होती हैं या ये सेवाएं या वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि किसी भी देश की जनता के तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि महत्वपूर्ण सेवाओं में प्राइमरी एजुकेशन, आपका हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ, इसके अलावा प्रशासनिक सेवा आदि सेवाएं आती हैं। ये राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी देश का वो सरकार द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यही प्रदान करना ही राज्य का काम है। राज्य का जो निर्माण हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि सरकार ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुएं या सेवाएं जनता को प्रदान करे जो बाजार यानी मार्केट द्वारा प्रदान करना संभव न हो पाए या बाजार इसमें असफल हो जाए, तो राज्य ये कार्य खुद करता है, क्योंकि इनके बिना किसी भी देश या राज्य की कल्पना करना मुश्किल है। जब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, उनकी शिक्षा अच्छी नहीं रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन या आवागमन के साधन अच्छे नहीं रहेंगे, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सेवा, ये चीजें नहीं रहेंगी, न्यायिक व्यवस्था, तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अब सरकार अपने इन कार्यों को करने के लिए क्या करती है? इन कार्यों को करने के लिए उसे पैसे की जरूरत होती है, तो सरकार इसके लिए अपना बजट बनाती है। जैसे किसी के घर का बजट होता है, बजट व्यवस्था, जैसे घर का बजट क्या होता है कि आपकी कमाई कहाँ से हो रही है, कमाई कहाँ से हो रही है, कहाँ से कमा रहे हैं, और आपके खर्चे क्या है। कमाई और खर्चे का जो हिसाब किताब जो घर का या किसी भी संगठन का जो सिस्टम होता है वही सरकार का भी सिस्टम है। वो अपने बजट द्वारा अपनी कमाई के साधनों को बताती है कि कहाँ कहाँ से वो पैसे जुटाएगी और किन किन मदों में या किन किन सेक्टर्स में पैसा खर्च करेगी। तो इस तरीके से बजट बनाया जाता है। सरकार जब बजट बनाती है तो इसके लिए वो टैक्स लगाती है, हमारे ऊपर टैक्स लगाती है। इसे हम कहते हैं उसका राजस्व। ठीक है, टैक्स के द्वारा जो भी सरकार हमसे पैसा वसूलती है उसे हम कहते हैं सरकार का राजस्व। और टैक्स के अलावा अपने खर्चे पूरे करने के लिए उसे कहते हैं गैर कर। गैर कर ऐसा होता है जो कि टैक्स के अलावा सरकार जो भी पैसे जुटाती है उसे हम कहते हैं नॉन टैक्स या गैर कर, उसका बजट का हिस्सा होता है। ये भी उसके द्वारा पैसा जुटाने का एक साधन है। इसके अलावा सरकार जो है जरूरत पड़ने पर अगर इन दोनों चीजों से भी उसकी जो उसे खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं तो सरकार क्या करती है? सरकार जो है वो ऋण लेती है। ऋण लेती है, ऋण लेती है। तो ऋण कई जगह से लेती है। वो ऋण दो जगह से लेती है। एक देश के भीतर से ऋण लेती है और दूसरा देश के बाहर से ऋण लेती है। देश के बाहर से और देश के भीतर से, दोनों जगह से सरकार जो है वो ऋण लेती है। ठीक है, तो अपने खर्चे पूरे करने के लिए देश के अंदर से और देश के बाहर से।
इसके अलावा भी जब सरकार के खर्चे पूरे नहीं होते हैं तो सरकार जो है तब सरकार नए नोट छापती है। जब सरकार के खर्चे टैक्स वसूलने से, देश के भीतर और बाहर ऋण लेने से, इन सब से भी नहीं पूरे होते हैं तो सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से नए नोट छापने के लिए कहती है। ये किसी भी देश का सेंट्रल बैंक ही करता है। तो हमारे देश के मामले में ये आरबीआई हुआ, आरबीआई नए नोट छापता है। तो नए नोट छापने की इस व्यवस्था को घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारे बजट में सरकार अपने लिए पैसे की व्यवस्था करती है। ये इसके पैसे जमा करने के अलग अलग तरीके हैं। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि जो राजकोषीय नीति है इसके 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला है सार्वजनिक व्यय, सरकार जो पब्लिक पर खर्चा करती है, देश के ऊपर खर्चा करती है, सार्वजनिक व्यय। दूसरा है टैक्सेशन, मतलब करारों पर, टैक्स के द्वारा जो पैसे वसूलती है सरकार। सार्वजनिक ऋण, टैक्स से जो वसूले गए पैसे जब वो कम पड़ जाते हैं तो सरकार ऋण लेती है, पब्लिक से भी, मार्केट से भी, जिसे सार्वजनिक ऋण कहते हैं। इसके अलावा लास्ट जो ऑप्शन होता है, जब सरकार कर लगाकर, टैक्स लगाकर और सार्वजनिक मार्केट से पैसे जुटाकर देश के भीतर से भी ऋण लेती है, देश के बाहर से भी ऋण लेती है। इन दोनों के बाद भी अगर सरकार के खर्चे पूरे नहीं होते हैं तब सरकार अपना चौथा लास्ट का जो हथियार है वो यूज करती है, जिसे हम कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था। इस व्यवस्था में सरकार जो है रिजर्व बैंक से नए नोट छपवाती है। ये अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इससे बाजार में पैसे का फ्लो बढ़ जाता है और महंगाई भी बढ़ जाती है। तो ये 4 तरीके हैं सरकार को अपनी राजकोषीय नीति चलाने के। और हमारा जो सरकार का सार्वजनिक व्यय है, किसी भी देश की सरकार है उसका जो सार्वजनिक व्यय होता है वो सरकार के आकार का निर्धारण करता है। अर्थात किसी देश का बजट जितना बड़ा होता है हम उससे अंदाजा लगाते हैं कि वो देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर किसी देश का बजट बहुत बड़ा होगा इसका मतलब है कि वो देश काफी मजबूत और बेहतर स्थिति में है। तो ये सारा हमारी राजकोषीय नीति से संबंधित है। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जो राजकोषीय नीति है उसके 4 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला है संसाधनों का आवंटन। संसाधन मतलब रिसोर्सेस, आवंटन मतलब प्रदान करना। तो ये रिसोर्सेस को कैसे लोगों को बांटती है। जितने रिसोर्सेस सरकार अपने लिए सेक्टर से निकालेगी तो बचे हुए जो रिसोर्सेज होंगे वो प्राइवेट सेक्टर लिए छूटेंगे। तो अगर सरकार जितने ज्यादा रिसोर्सेज अपनी तरफ लेती जाएगी प्राइवेट सेक्टर के लिए उतने ही रिसोर्सेज कम पड़ेंगे। अब उसमें उनको कैसे मैनेज करना है ये वो तय करेंगे। दूसरा है आय का वितरण। आय की जो असमानता होती है लोगों की इनकम के बीच में उसको सरकार कैसे नियंत्रित करेगी, कैसे सही करेगी, ये सरकार के इस पोस्ट का एक पहलू, क्योंकि जितना आप ज्यादा कमाएंगे उतना आप टैक्स देंगे। तो इस हिसाब से सरकार आय के वितरण को भी प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिरता, सरकार अपने राजकोषीय नीति में किस सेक्टर को कितना पैसा आवंटित करती है, किस पर कितना टैक्स लगाती है, कहां पर टैक्स कम करती है, इससे मालूम चलेगा कि आर्थिक स्थिरता आने वाली है नहीं आने वाली है। और लास्ट है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सरकार की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि सरकार जिस तरह से पॉलिसी बनाती है उसी हिसाब से प्राइवेट सेक्टर या बाकी सेक्टर अपनी योजनाएं बनाते हैं। सरकार अगर आयात शुल्क, निर्यात शुल्क में कमी या बढ़ोतरी करती है तो ये बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से होगा, इसको प्रोत्साहित करना है, कैसे करना है, ये सब सरकार अपने इन पॉलिसीज से तय करती है। तो ये हमारी राजकोषीय नीति के 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं। और एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड कीन्स। तो वो उनका जो मानना था, वो उनकी जो थ्योरी थी वो आर्थिक स्थिरता से संबंधित थी। जो विशुद्ध राजकोषीय नीति होती है, परफेक्ट राजकोषीय नीति होती है, वो इंटरेस्ट रेट, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है या ब्याज दर है, और हमारी जो मौद्रिक, जो मुद्रा का प्रवाह है, पैसे का जो फ्लो है, मनी का फ्लो मार्केट में, उसको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहिए। उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मार्केट को अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट और जो मनी का फ्लो है उसको निर्धारित होने देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही मौद्रिक नीति के क्षेत्र में आते हैं।
तो इसे हम विशुद्ध राजकोषीय नीति कह सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं भारत की जो बजट व्यवस्था है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 112 है, उसके अंतर्गत सरकार जो है अपना बजट बनाती है। सरकार को अपने अनुमानित प्राप्ति और व्यय, प्राप्ति मतलब कहाँ से वो पैसे जुटाएगी, कमाई से, ऋण से, नए नोट छापकर कहाँ से वो पैसे जुटाएगी, और अनुमानित व्यय मतलब कहाँ वो पैसे खर्च करेगी। तो इन दोनों चीजों का विवरण, कहाँ से पैसा लिया और कहाँ पैसा दिया, इसका विवरण अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 के अंतर्गत पार्लियामेंट के सामने, हमारी संसद के सामने अनुमानित प्राप्ति और व्यय, कितना अनुमान है सरकार का कि हमें कितना पैसा मिल जाएगा और कितने हमारे खर्चे होंगे, व्यय होंगे, इसका एक पूरा डिटेल जो है वो हमें संसद के सामने सरकार, भारत सरकार रखती है, और स्टेट में जो है वो राज्य सरकारें रखती हैं। तो इस तरह से अच्छा, बजट की सबसे खास बात यह है कि ये अगले 3 सालों के लिए इसमें अनुमानित प्राप्तियां और व्यय होते हैं कि सरकार 3 सालों के लिए अनुमान लगाती है कि हमारे कितने खर्चे होंगे और हम कहाँ से पैसे जुटाएंगे। और जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो एक तिथि निर्धारित करते हैं, उस तिथि को लोकसभा में बजट पेश किया जाता है, और जिस दिन बजट पेश होता है संसद में, उस दिन बजट पर कोई चर्चा नहीं होती है, वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं। तो इस तरीके से हमारी बजट व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 266 और 267 आर्टिकल 266 एंड 267 में 3 खाते दिए गए हैं, 3 खाते हैं, 3 अकाउंट्स हैं जिसके अंतर्गत सरकार अपने बजट पेश करती है। मतलब सरकार के सारे खातों को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है कंसोलिडेटेड फंड या समेकित कोष या संचित कोष भी कहा जाता है इसे, इस सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कोष है। दूसरा है पब्लिक अकाउंट या सार्वजनिक खाता। तीसरा है आकस्मिक कोष या कॉन्टिजेंसी फंड। तो इन 3 फंडों में सरकार अपने पूरे बजट को पेश करती है। तो अब आगे देखेंगे कि इन जो ये 3 खाते हैं इनके मायने या मतलब क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे जो 3 खाते हमने आपको बताए हैं उनमें से जो हमारा समेकित कोष या संचित कोष है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 के अंतर्गत जो आता है, उसमें क्या क्या है। एक्चुअल में संचित कोष जो है इसमें भारत सरकार की जितनी भी राजस्व प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां मतलब टैक्स से वसूले हुए पैसे, वो कोई भी प्रकार का टैक्स हो, टैक्स ऐसी इनकम होती है सरकार के लिए जिसके लिए सरकार को किसी को पैसा देना नहीं होता है। टैक्स सरकार वसूलती है, उसके बदले में आपको कुछ देती नहीं है, इनडायरेक्टली आपको मिल सकता है। जैसे आप टैक्स वसूल कर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया या कहीं और लगाया तो उसका फायदा इनडायरेक्टली आपको मिल सकता है, लेकिन सरकार बात नहीं है कि आपसे पैसे लिए तो वो आपको पैसे वापस करे। तो टैक्स एक्चुअल में सरकार की इनकम्स है, ठीक है, उसकी सैलरी है तरह की। ट्रेजरी बिल्स सरकार की जो पैसे जुटाने के लिए बाजार में डालती है, उसके माध्यम से पैसे जुटाती है, कई बार आरबीआई से भी जुटाती है पैसे। ऋण या अर्थोपाय अग्रिम, जो ऋण लेती है चाहे देश के भीतर से या देश के बाहर से। अर्थोपाय अग्रिम मतलब जो आरबीआई से अतिरिक्त नोट छपवाती है, वो ऋणों का पुनर्भुगतान, ऐसे ऋण जो सरकार लेती है लेकर पुनः ऋण के रूप में किसी और को दे देती है, तो उस पर भी उसे ब्याज मिलता है। तो इसमें 2 खाने हैं, संचित कोष में 2 पार्ट हैं, 2 पार्टों में रखा जाता है पैसों को। इसमें एक है प्राप्तियां, प्राप्तियां मतलब कहां से पैसे आए। दूसरा है खर्चे, संवितरण, तो खर्चे कहां होते हैं बाद में बताएंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे प्राप्तियां, कहां से सरकार पैसे जुटा रही है। तो इसमें 2 खाते होते हैं प्राप्तियों में। एक है राजस्व खाता, तो हमारा जो राजस्व खाता है वो टैक्स वाला है, जिसमें सरकार के राजस्व से या टैक्स से पैसे आते हैं। इसमें 2 तरह के टैक्स भी 2 तरह के होते हैं। एक इनकम टैक्स जो सरकार सैलरी के ऊपर लेती है, जिसे हम कहते हैं कर राजस्व। कर मतलब होता है इनकम, इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम जो टैक्स लेते हैं उसे कर राजस्व कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस ऐसे होते हैं सरकार के जो इनकम टैक्स के अलावा होते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी ना,
जो आयात निर्यात, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, तो कई तरह की कस्टम ड्यूटी, तो ये सब भी एक तरह के टैक्स है सरकार के, तो ये सरकार लेती है। तो गैर कर टैक्स के अलावा, इनकम टैक्स के अलावा जो बाकी टैक्स है। और दूसरी जो प्राप्तियां होती है सरकार को पूंजी खाते पर होती है। पूंजी खाता, पूंजी खाता में जो भी प्राप्तियां होती हैं वो 3 रूप पार्ट में होती हैं। एक तो सार्वजनिक ऋण, जो पब्लिक से सरकार ऋण लेती है। ऋण तथा अग्रिमों की वसूली, सरकार ने अगर किसी को ऋण दिया है, कर्जे दिए हैं या एडवांस में कुछ दिया है तो सरकार उनकी वसूली कर लेती है, ठीक है, तो उससे पैसे उसको मिल जाते हैं। अन्य प्राप्तियां, और भी कई प्रकार के माध्यम सरकार के पास पैसे जुटाने के लिए। तो ये प्राप्तियों को राजस्व खाते और पूंजी खाते 2 पार्टों में रखा जाता है। राजस्व खाते को भी 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक टैक्स कर राजस्व और गैर कर राजस्व, और दूसरा खाता है पूंजी खाता। पूंजी खाते में पब्लिक से जो ऋण मिलता है मार्केट से, वो सार्वजनिक ऋण, और अपने दिए हुए ऋणों तथा जो एडवांस हैं, अग्रिम है, उनकी वसूली जो सरकार करती है, और अन्य प्राप्तियां, उनको रखा जाता है। अब हम देखेंगे संवितरण, या कहां कहां सरकार पैसे खर्च करती है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे, हमने वो देखा कि प्राप्तियां कहां कहां से होती हैं सरकार की। अब हम देखेंगे खर्चे, संवितरण, डिसबर्समेंट्स, कैसे कैसे खर्चे होते हैं। 2 तरह से खर्च करती है सरकार, राजस्व खातों पर और पूंजी खाते पर। मतलब जिन खातों पे वो इनकम कर रही है, जहां जहां से वो पैसे जुटा रही है जिन खातों पर, उन्हीं खातों पर वापस खर्चे कर रही है। मतलब उसकी प्राप्तियों के लिए जो खाते बने हुए हैं उसमें जिस तरीके से उसे बांटा गया राजस्व खाते और पूंजी खाते में, उसी तरीके से खर्चों के भी मामले में बंटवारा या वर्गीकरण वैसे ही किया गया है। तो राजस्व खाते पर कहां कहां खर्चे हैं? सामान्य सेवाएं, जनता की जो भी सेवाएं हैं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, अनुदान। अनुदान तो जानते हैं सब्सिडी होता है, जैसे गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी पहले, अब नहीं मिलती है। पहले पेट्रोल पर भी सब्सिडी मिलती थी। तो सब्सिडी जो सरकार किसी चीज की कीमत को कम करने के लिए देती है। और अंशदान, अंशदान मतलब जहां सरकार कुछ चीजों में अपना हिस्सा देती है ना, अपनी तरफ से। जैसे आप बचत योजनाएं खोलते हैं या कुछ स्कीम चलती है गवर्नमेंट की, तो ये होता है कि इतने % आप जमा करेंगे, इतना % सरकार जमा करेगी, तो एक तरह का अंशदान होता है सरकार का। बाकी आर्थिक सामाजिक सामान्य सेवाएं वो देती है राजस्व खाते में। पूंजी खाते में क्या है? पूंजीगत व्यय, जो भी चीज किसी ऐसी संपत्ति का निर्माण करे, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करे, कोई भी ऐसा खर्चा जिससे किसी चीज का ऐसा निर्माण है जिससे कोई संपत्ति का सृजन होता है, तो उसे हम कहते हैं पूंजीगत व्यय, जिससे पूंजी का निर्माण हो। सार्वजनिक ऋण, पब्लिक को जब सरकार ऋण देती है तो उसे हम कहते हैं सार्वजनिक ऋण, तो यहाँ खर्चे होते हैं। ऋण तथा अग्रिम, जब किसी को सरकार ऋण देती है या एडवांस देती है तो वहां खर्चे होते हैं। तो जिन जिन मदों में कमाइयां होती है, लगभग उन्हीं मदों में सरकार खर्चे कर देती है, उसी सेक्टर में। मतलब इधर से लिया और उस खाते में दिया, तो ये संवितरण हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, हमारा जो है संचित कोष का हो गया। अब सार्वजनिक खाते के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों संविधान का जो आर्टिकल है 266, इसका जो दूसरा है, उसके अंतर्गत ये सार्वजनिक खाता होता है। ये ऐसा खाता होता है, सरकार इसमें जो भी पैसा रखती है वो सरकार का नहीं होता है, वो सरकार दूसरे के अपने पास रखती है, और जब इसको लौटाने का समय आता है सरकार इसे लौटा देती है। तो सरकार एक्चुअल में एक बैंकर के रूप में काम करती है। मतलब ये जितने भी अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं सरकार अपने लिए नहीं रखती, दूसरों के लिए रखती है, एक बैंकर के रूप में, और जब समय पूरा हो जाता है तो उनको वापस लौटा देती है। और सरकार केवल कस्टोडियन की भूमिका निभाती है। जो हमने संचित कोष देखा था इसके पहले वाला, उसमें से जब भी पैसा निकालना होगा तो सरकार अपने से पैसा नहीं निकाल सकती है। जब भी उसे पैसा निकालना हो, भले ही वो पैसा संचित कोष से ही खर्च करने के लिए परमिट किया गया है, लेकिन जब तक पार्लियामेंट विनियोजन विधेयक या विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं करेगी, तब तक सरकार संचित कोष कंसोलिडेटेड फंड, जिसके पहले हमने पढ़ा था, उसमें से पैसा नहीं निकाल सकती है। मतलब जब भी सरकार को पैसा चाहिए वो संसद के सामने रखेगी, संसद उसे पास करेगी विनियोजन विधेयक के तहत, उसके बाद ही सरकार संचित कोष से पैसा निकाल सकती है। लेकिन सार्वजनिक खाते से पैसा निकालने के लिए सरकार को पार्लियामेंट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
सरकार इसे अपनी तरफ से ही दे देती है, क्योंकि सरकार इस मामले में केवल बैंकर का काम करती है। तो ये कुछ खाते हैं जिनमें सार्वजनिक खाते में पैसा रखा जाता है। राष्ट्रीय अल्प बचत योजना, कोष तथा अन्य, प्रोविडेंट फंड तथा अन्य खाते, संचित कोष, जमा तथा अग्रिम, ये 4 है मूलभूत वर्गीकरण है जिनके अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों, सरकार जो बजट पेश करती है उसमें तीसरा हमारा महत्वपूर्ण खाता था वो आकस्मिक कोष का है। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, आकस्मिक मतलब इमरजेंसी टाइप का कोष है। ये ऐसे खर्चे हैं जिनको पार्लियामेंट की स्वीकृति तक के लिए टाला नहीं जा सकता है। ये केंद्र सरकार के संबंध में राष्ट्रपति के पास रहता है और राज्य सरकार के संबंध में राज्यपाल के पास रहता है। आर्टिकल 267 के अंतर्गत आता है 267 के तहत आकस्मिक कोष। जैसे कि ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनका बजट में उल्लेख नहीं होता है, अनिश्चित होते हैं, कभी भी आ सकते हैं, जैसे भूकंप आ गया या ऐसी कोई आकस्मिक समस्या आ गई, किसी मद में बजट कम पड़ गया या कुछ भी हो सकता है, तो जिसके लिए आप बहुत लंबे समय तक वेट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए ये कोष सृजित किया गया है। ये केंद्र सरकार जो है, हमारी जो केंद्र सरकार है उसके संबंध में ये राष्ट्रपति के पास रहता है और हमारी जो राज्य सरकार है उसके संबंध में ये राज्यपाल के पास रहता है। तो इसमें से पैसा निकाल के खर्चा कर दिया जाता है, जहां जिस मद में जिस सेक्टर में रिक्वायरमेंट होती है। खर्चा करने के बाद वापस जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, संचित कोष होता है सरकार का, उसमें से जितना पैसा आपने इसमें से निकाला है उतना पैसा आप उसमें से वापस लाकर इसमें जमा कर देंगे, मतलब ये बराबर हो जाएगा। 1990 में एक एक्ट पारित किया गया था, अध्यादेश लाया गया था, तो उसकी जो सीमा थी वो 500 करोड़ कर दी गई थी, 500 करोड़ के आसपास, जो अभी भी शायद यही है। तो ये आकस्मिक कोष इस कार्य के लिए है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब अगले एपिसोड में हम लोग जो है बजट के बाकी और पार्ट पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।